हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हमको टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी स्टार्ट करनी थी। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि जो अधिगम अक्षमताएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये सारी चीजें कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने देखा था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। हिंदी में इंग्लिश में दोनों उसको डिसलेक्सिया ही बोलेंगे, या फिर आप इसको पठन वैकल्य भी बोल सकते हैं। पठन वैकल्य भी हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो जो पहली लर्निंग डिसेबिलिटी है मतलब कि पढ़ने के टाइम, सीखने के टाइम जो पहली अक्षमता है बच्चों में हो सकती है वो है डिसलेक्सिया या फिर पठन वैकल्य। ये एक तरीके की ऐसी डिसेबिलिटी है, ऐसी अक्षमता है जो कि बच्चे की रीडिंग को प्रभावित करती है। इसके अलावा भाषा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि भाषा की प्रोसेसिंग है, भाषा को समझना है, इंटरप्रेट करना है, चाहे वो जो भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, भाषा से आधारित जितनी भी प्रोसेसिंग स्किल्स होती हैं, मतलब भाषा को समझना, भाषा को रीड करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रभावित होती हैं अगर बच्चे को डिसलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये आपका कारण क्या है, किस वजह से ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? तो पहला तो न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस होता है। ब्रेन की फंक्शनिंग में, मस्तिष्क के कार्य करने में जब न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस होता है तो इसकी वजह से हो सकता है डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम या फिर डिसलेक्सिया की डिसेबिलिटी बच्चों में। या फिर मेनली ये किसकी वजह से होता है? आनुवंशिकता के कारण होता है। कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी? पठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया। इसका इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं होता है, मतलब कि जरूरी नहीं है अगर कोई बच्चा कि किसी बच्चे के अंदर अगर डिसलेक्सिया की लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा रही है तो इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। इसी वजह से कहा गया है कि जो ये डिसेबिलिटीज है, ये जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज आज की क्लास में आप पढ़ेंगे वो सब की सब इंटेलिजेंस से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। अगर बच्चे के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा रही है उसके बावजूद बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके कारण थे कि जो डिसलेक्सिया है वो लैंग्वेज बेस्ड, भाषा आधारित जितनी भी प्रक्रिया की आधारित क्षमताएं होती हैं उन सब को, और इसके अलावा रीडिंग, इन सब चीजों को प्रभावित करती है। किस कारण से होता है? अगर मस्तिष्क के कार्यकांड में न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस होता है उसकी वजह से हो सकती है ये डिसेबिलिटी, या फिर मेनली ये हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता की वजह से होती है, और इसका बुद्धि से या फिर इंटेलिजेंस से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं होता है। अगर किसी बच्चे में डिसलेक्सिया पाई जा रही है, डिसेबिलिटी पाई जा रही है ये वाली, उसके बावजूद वो बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? किस किस चीज के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित है? टीचर और पेरेंट्स इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे सिम्टम्स को ध्यान दे। अगर बच्चे में इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उनको समझ लेना चाहिए कि ये सब तरीके उनके ऊपर बच्चों के अंदर बचपन से ही अपनाने स्टार्ट कर देने चाहिए। तो सिम्टम्स क्या है, किन किन चीजों के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि डिसलेक्सिया है बच्चों में? बच्चा अगर जो लेटर्स वगैरह हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल, ये दो दो टाइप के वर्ड्स होते हैं, 2 लेटर के वर्ड, 3 लेटर के वर्ड्स, तो ये सारी चीजें अगर बच्चे को सिखा भी दी जाए उसके बावजूद अगर बच्चा फ्लुएंटली रीड नहीं कर पा रहा है, उसको फ्लुएंटली रीड करने में डिफिकल्टी हो रही है, इसका मतलब वो सिम्टम है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया का। बच्चों को लेटर्स को रिवर्स करने में दिक्कत होती है, या फिर बच्चा क्या करता है, हर तरीके के जो लेटर्स होते हैं जो थोड़े बहुत सिमिलर दिखते हैं उनको उल्टा कर देता है या फिर रिवर्स करके पढ़ता है। जैसे डी को बी पढ़ेगा, पी को क्यू पढ़ेगा, तो ऐसा कोई भी बच्चा जो डी को बी पढ़ रहा है, पी को क्यू रीड कर रहा है और राइटिंग में भी ऐसी मिस्टेक कर रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये एक और रीजन की वजह से होता है क्योंकि बच्चे को लेफ्ट राइट डायरेक्शंस में भ्रम होता है, उनको जो दायां बायां है ये दिशा समझने में भी भ्रम होता है, इल्यूजन होता है, जिसकी वजह से ये जो लेटर्स होते हैं, डी को बी पढ़ना, पी को क्यू पढ़ना, इसी वजह से पढ़ते हैं। क्योंकि डी का ये जो कर्व है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, जो ये कर्व है, वो इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर राइट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से बच्चों को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में भ्रम है, इसी वजह से इन सब लेटर्स में भी बच्चे को भ्रम हो जाता है। जो बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित होता है
उसकी जो स्पेलिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा बेकार होंगी। बेकार होने का मतलब है उसको स्पेलिंग्स जल्दी याद नहीं होती हैं। अगर स्पेलिंग्स उसको याद भी होती हैं तो उसको वो रीड करने में हमेशा गलती ही करेगा। चौथी चीज़ क्या है, उसकी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा धीमी होगी, क्योंकि उसको वर्ड समझ में नहीं आ रहे। जब वर्ड ही समझ में नहीं आ रहे तो रीडिंग स्पीड ऑब्वियस है कि स्लो हो जाएगी। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया है या फिर नहीं है। जो लर्निंग होती है या फिर क्लास में अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित है तो उस प्रभावित बच्चे का लर्निंग पर क्या असर पड़ेगा, उसके बाकी सारी चीजों को सीखने पे क्या असर पड़ेगा अगर वो बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित है। पहली चीज, अगर उसको कोई भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो उसको समझने में दिक्कत होगी। मतलब मेनली जो रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस तो रिटन ही दिए जाते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस है उनको समझने में बच्चे को दिक्कत आएगी अगर उसकी डिसलेक्सिया है। दूसरी चीज, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जो गद्यांश वगैरह होते हैं, उनको पढ़ने में बच्चे को दिक्कत आएगी, उनको वो समझ नहीं पाएगा। जब वो वर्ड को ही नहीं समझ पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे क्या बताया आपको, लैंग्वेज बेस्ड जितने भी प्रोसेसिंग स्किल्स है वो सब की सब इफेक्ट होती है अगर बच्चा पठन वैकल्य से प्रभावित है। तो चाहे गद्यांश हो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, उन सबको समझने में बच्चे को दिक्कत आएगी और समझने के अलावा मोस्टली उसको रीड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इससे बच्चे की परफॉर्मेंस सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट बिना रीडिंग के तो नहीं चल सकता है। आप आंसर्स याद कर रहे हो, आपको रीड करना पड़ेगा। आप चैप्टर समझने के लिए चैप्टर को रीड कर रहे हो तो आपको रीड करना पड़ेगा। और जब रीडिंग ही एक्यूरेट या फिर अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो फिर बच्चे की दिक्कत होगी ही उसको सब्जेक्ट्स को समझने में, उनके कंटेंट्स को, विषय वस्तु वगैरह को समझने में, तो उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इससे प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पैक्ट है जो कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों को झेलने पड़ते हैं या फिर उनका लर्निंग पे असर होता है। तो टीचर को कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जिसकी वजह से अगर लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया का बच्चा है तो वो उसको इम्प्रूव कर सके या फिर कुछ हद तक वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। पहली चीज, ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए इन बच्चों के लिए जो फोनिक्स बेस्ड हो। फोनिक्स बेस्ड मतलब ध्वनि आधारित हो, जैसे कि ए को ए पढ़ते हैं, या फिर सी को का कब पढ़ते हैं, या फिर सी को सा कब पढ़ते हैं। तो ये सब जो ध्वनि आधारित जो प्रोग्राम्स हैं रीडिंग के लिए वो चलवाने चाहिए, जिससे कि बच्चों की जो रीडिंग है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो सके। दूसरी चीज, उनको रीडिंग का एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ज्यादा समय देना चाहिए, जिससे कि वो उस चीज को और अच्छे से रीड कर पाए। ऑडियो बुक्स का यूज करना चाहिए या फिर रीड अलाउड टेक्निक का यूज करना चाहिए। रीड अलाउड टेक्निक क्या होती है, जब जोर जोर से बोल करके क्लास में रीडिंग करवाई जाती है अलग अलग बच्चों से, तो उसको रीड अलाउड टेक्निक कहा जाता है। तो बच्चे को टाइम देना चाहिए और बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो रीड अलाउड टेक्निक्स का यूज करे चैप्टर्स को रीड करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो ठीक तरीके से रीड नहीं कर रहा है तो टीचर उसको असिस्ट कर सकती है। जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो टीचर को चाहिए कि वो हाईलाइट करके उस बच्चे को दे, जिससे कि वो ध्यान रखे कि हाँ इस वर्ड में इसको इस तरीके से पढ़ा गया था। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि मतलब अगर ठीक तरीके से बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है तो फिर वो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस में, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो चाहे बाकी परफॉर्मेंस हो, हर एक चीज में बेटर कर सकता है। तो ये सारी कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजीज है जो टीचर को अपनानी चाहिए। टीचर का और स्टूडेंट का, सॉरी टीचर और पेरेंट्स, इनका रोल क्या होता है डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए। सबसे पहली चीज, उनको धैर्य के साथ उस बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। उनको अपने रिस्पॉन्सेस को या फिर वो कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो रीडिंग वगैरह के थ्रू नहीं करवानी चाहिए। उनसे कह देना चाहिए कि आप किसी और चीज़ के थ्रू कह सकते हो या फिर आप सिर्फ वर्ड्स का यूज़ करो, थोड़ा बहुत गलत वलत जो होगा वो इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो ये टीचर का या पेरेंट्स का रोल होता है डिसलेक्सिया वाले बच्चों का। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया, इन दोनों को हम साथ में समझ लेंगे। जो आपका डिस्ग्राफिया है उसके जो कॉजेस थे, कारण थे, वो लगभग आपके सिमिलर होंगे डिसलेक्सिया से, तो थोड़ी बहुत चीजें आपकी इसमें दोनों चीजों में सिमिलर हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया की वजह से मतलब कि दो अलग अलग तरीके की जो या तीन अलग अलग तरीके की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब कि अगर किसी बच्चे में डिस्ग्राफिया है तो हो सकता है डिस्ग्राफिया के साथ साथ डिस्कैलकुलिया भी उस बच्चे में पाया जाए। अगर किसी बच्चे में गुणज वैकल्य की अक्षमता है
तो हो सकता है कि उस बच्चे में पठन वैकल्य की अक्षमता भी पाई जाए। तो ये सब को एक दूसरे से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। लेखन वैकल्य क्या होता है? ये क्या करता है? जो लेखन की क्षमता होती है, जो लिखने की योग्यता होती है, उसको प्रभावित करता है। अब लिखने की योग्यता में आपका हैंड राइटिंग भी आता है, मतलब कि ये हैंड राइटिंग को प्रभावित करता है। लिखने में स्पेलिंग्स भी आती हैं, मतलब कि ये स्पेलिंग्स या फिर वर्तनी को भी प्रभावित करता है। और लिखने में अगर आप अपने थॉट्स को ठीक तरीके से व्यवस्थित करना जानते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करना जानते हैं, तभी आप उसको पेपर पे लिख पाएंगे। एग्जाम में आपने कोई कंटेंट समझा हुआ है, समझने के बाद अगर आपको उन विचारों को, उन थॉट्स को व्यवस्थित करना आता है, तभी तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आंसर्स लिख पाओगे। तो इसका मतलब है कि जो लेखन की योग्यता है वो लेखन वैकल्य में, चाहे हैंड राइटिंग हो, चाहे स्पेलिंग हो, चाहे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना हो, हर एक चीज को लिखने में बच्चे को दिक्कत आएगी अगर वो डिस्ग्राफिया या फिर लेखन वैकल्य से अधिगम अक्षमता से प्रभावित है। तो सिम्टम्स किन चीजों के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हाँ इस बच्चे के अंदर लेखन वैकल्य की क्षमता है? सबसे पहले जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स मतलब जो सूक्ष्म या फिर जो महीन गतियों को, जो हमारी मसल्स काम करने में हेल्प करती हैं, जब ब्रेन का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है तभी हम जो स्किल से या फिर गतियों से रिलेटेड काम होते हैं वो कर पाते हैं। जो ये लिखना है, अगर मेरा माइंड और ये हाथ की जो मसल्स हैं ये दोनों ठीक तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, तभी मैं इस बोर्ड पर जो लिखना चाह रही हूँ मैं लिख सकती हूँ। अगर मुझे लर्निंग लिखना है तो लर्निंग के लिए यहाँ पे थॉट आई, यहाँ की जो मसल्स है उन दोनों का कोऑर्डिनेशन हुआ, ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन हुआ, तभी मैं यहाँ पे लर्निंग लिख सकती हूँ। मेरा हाथ ये जो चल रहा है ये फाइन मोटर स्किल्स की वजह से चल रहा है, जो मेरी सूक्ष्म गतियां हैं वो क्षमता उसकी है, इसी वजह से मैं लिख पा रही हूँ यहाँ पे। अगर नहीं लिख पा रही हूँ इसका मतलब क्या है? जो मेरी फाइन मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर चीजें हैं, वो उनका कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो जो लेखन वैकल्य के बच्चे होते हैं उनमें जो फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत बेकार होता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से नहीं लिख पाते हैं। और क्या दूसरा सिम्टम क्या होता है कि जो कुछ भी वो लिखते हैं वो स्पष्ट नहीं रहता है, अनक्लियर रहता है, आप पहचान नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। जो उनके लेटर्स के साइज रहते हैं वो इनकंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कि अगर मुझे वॉट लिखना है तो वॉट में मैं डब्ल्यू छोटा लिख रही हूँ, एच को बहुत बड़ा लिख रही हूँ, ए और टी को बहुत बड़ा लिख रही हूँ। तो ये आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? आपको पता है, इस वजह से भले आप कर लो। नॉर्मली रीडिंग ऐसे वर्ड्स है जो नहीं किया जा सकता है। तो मतलब उनके जो लेटर्स के साइज होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, छोटे बड़े इस तरीके से। और जो दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है बच्चा, अगर वो डिस्ग्राफिया से प्रभावित है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है उनकी लर्निंग पर? जब उनको लिखने की ही एबिलिटीज उनकी ठीक तरीके से डेवलप नहीं है, तो इसका मतलब है वो नोट भी ठीक से नहीं बना पाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स ठीक से नहीं बना सकते हैं। जो भी उनको रिटन असाइनमेंट्स दिए जाएंगे उनको सॉल्व करने में बच्चे को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ इम्पैक्ट हैं जो कि लर्निंग की वजह से आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज से पढ़ाना चाहिए या फिर पढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज इन बच्चों के लिए यूज करनी चाहिए? ऐसे बच्चों को कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर या लैपटॉप है, टैब है, इन सबका यूज करने की परमिशन दे देनी चाहिए। ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा राइटिंग का लोड नहीं देना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने का लोड उनके ऊपर नहीं देना चाहिए। अगर इसको कम किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपने थॉट्स को बोल करके ओरली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो बच्चा क्या करेगा, उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा और ना ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय आप विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस में कमी नहीं है, उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन उनके फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं है, इस वजह से वो नहीं लिख पा रहे हैं या फिर उनको समझने में दिक्कत हो रही है। तो राइटिंग से ज्यादा, लिखने से ज्यादा कंटेंट को समझाने में या फिर विषय वस्तु को समझाने पर जोर देना चाहिए टीचर को। बच्चे के ओरल रिस्पॉन्सेस को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो भी उनको एक्सप्रेस करना हो, आंसर हो या कोई भी चीज हो, तो वो बोल करके या फिर ओरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन कुछ स्ट्रेटजीज के थ्रू अगर बच्चा लेखन वैकल्य से प्रभावित है तब भी वो अच्छा परफॉर्मेंस अपना एकेडमिक्स में दे सकता है। तो ये था आपका डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्य। अब बात करते हैं डिस्कैलकुलिया की, गुणज वैकल्य की, मतलब कि थर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कैलकुलिया। ये आपके वर्ड से ही समझ में आ जाएंगे। ये ग्राफ वर्ड लिखा है,
ग्राफ मतलब राइटिंग से रिलेटेड हो गया आपका, लेखन क्षमता हो गई, यहाँ पे कैलकुलिया लिखा है, कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया। दिस करके कहीं भी कुछ लगा है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, और नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है इसका मतलब है कि उस चीज की योग्यता बच्चे में नहीं है या फिर उस चीज की क्षमता नहीं है। तो डिसकैलकुलिया जो है आपका वो मैथ्स से रिलेटेड होता है। कैलकुलिया कैलकुलेशन वर्ड बना, मैथ से रिलेटेड हो गया। तो जो बच्चा डिसकैलकुलिया से प्रभावित होता है उसको नंबर ऑपरेशंस को पहली चीज समझने में दिक्कत होती है, समझने के अलावा सीखने में भी दिक्कत होती है, और सीखने के अलावा जो नंबर ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को परफॉर्म करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसमें डिसकैलकुलिया में ये आपका पहला पॉइंट था कि होती क्या है, कैसे पता करें कि इस बच्चे में डिसकैलकुलिया है। कैसे, अगर वो नंबर ऑपरेशंस को नहीं समझ पा रहा है, मैथ्स से रिलेटेड चीजों को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है मैथ्स को, या फिर समझ नहीं पा रहा है मैथ्स को, मतलब कि डिसकैलकुलिया की लर्निंग डिसेबिलिटी उस बच्चे में है। ठीक है, नंबर ऑपरेशंस मतलब जैसे कि प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, इन सब चीजों में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ पे भाग देना है, ये सब चीजें उसको समझ में नहीं आएगी। तो मतलब क्या है, नंबर ऑपरेशंस को उसको करने में दिक्कत होती है। किस बच्चे को, जिसको डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको। अब ये हो क्यों रही है, सिम्टम क्या है, किस वजह से हो रही है, क्योंकि उस बच्चे में विजुअल स्पेशियल स्किल्स नहीं है। विजुअल स्पेशियल स्किल्स मतलब क्या होता है कि आप बच्चे से कोई चीज बताओ और वो उसको इमेजिन कर पाए, विजुअली अपने माइंड में ध्यान दे। जैसे कि आपको मान लीजिए एक शॉपकीपर है, आप उससे गए इस सामान को खरीदने के लिए, अब वो बच्चा उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, उस स्पेस पर, उस स्थान पर पहुंच नहीं पा रहा है मेंटली या फिर इमेजिनेशन करके, तो इसी वजह से उसको ये सारी चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, रिकॉग्नाइजिंग नंबर एंड सिंबल्स, जो प्लस माइनस वगैरह के जो सिंबल्स होते हैं, 1 2 3 नंबर होते हैं, ये सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में उसको दिक्कत होगी, सिंबल्स को पहचानने में दिक्कत होगी, क्वांटिटी और वैल्यू को समझने में उसको दिक्कत होगी, जो टाइम है, मनी है, मेजरमेंट है, इन सब की जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसको बहुत कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि उसको समय और ये पैसा, मनी या फिर मेजरमेंट, माप वगैरह की जो चीजें हैं वो कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि उसको नंबर ऑपरेशंस और ये मैथ से रिलेटेड जो विजुअल स्पेशियल स्किल्स ही नहीं समझ में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको इन सब चीजों में कंफ्यूजन होगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैथ्स की क्लास में बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है, बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में हो सकता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकती है जब वो मैथ्स की क्लास में बैठा हो। ऐसा बच्चा क्या करेगा, जैसे ही मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी वो सोचेगा कितनी जल्दी ये क्लास ओवर हो जाए। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज दिक्कतें होने की वजह से उसको वो चीज समझ में ही नहीं आ रही होती है, उसको सिर्फ उतना टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के साथ टीचर क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज करने की कोशिश करें। जब कोई कॉन्सेप्ट टीचर को समझाना है तो उससे रिलेटेड कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले ले और उस मटेरियल को, उस मूर्त जो ऑब्जेक्ट है, उस मूर्त ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चे को दिखाए, समझाए, तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसी चीजें समझाने के लिए ग्राफ वगैरह का यूज ज्यादा करें या फिर इमेजेस का यूज ज्यादा करें, जिससे कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को, उस सामने कोई चीज है तो फिर वो आसानी समझ सकता है। उसको समझने में दिक्कत क्या है, इमेजिन करके समझने में दिक्कत हो रही है। कंप्यूटर का यूज करके आप विजुअल्स को दिखा सकते हो, जिससे कि एट दैट पॉइंट उसको वो चीज समझ में आए या समझाई जा सके। तो ये सब कुछ तरीके से टीचर क्या कर सकता है, जो डिसकैलकुलिया वाले बच्चे हैं उनको ट्रीट कर सकता है, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी के बावजूद उनको बेटर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज या प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्प्रैक्सिया, मतलब कि गत्यात्मक वैकल्य। गत्यात्मक वैकल्य ये किस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है, या कि मोटर स्किल्स से रिलेटेड, गत्यात्मक क्षमताओं से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है। चाहे वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हो और चाहे आपकी फाइन मोटर स्किल्स हो। ठीक है, दोनों ही तरीके की जो स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, उनको करने में बच्चे को दिक्कत आती है। ये क्या है, एक तरीके का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, विकासात्मक विकार है। विकासात्मक विकार क्या होता है कि पर्टिकुलर एज में जो डेवलपमेंटल क्वालिटी, जो एक तरीके का विकास है,
उस स्टेज तक के बच्चे में वो आ जानी चाहिए। और अगर वो नहीं आता है उस स्टेज में तो इसी को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे ने अगर अभी भी चलना स्टार्ट नहीं किया है या फिर चलना शुरू नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है कि 3 साल के बच्चे में वो जो डेवलपमेंटल वाली चीज थी, विकास वाली चीज थी, वो आ जानी चाहिए थी, पर नहीं आई, मतलब कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है बच्चे में उस चीज को लेकर के। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो मोटर स्किल्स होती है उनके साथ कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से वो डेवलप नहीं कर पाता है। जो उसकी मोटर स्किल्स होती हैं, जो उसकी गत्यात्मक क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं को वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं कर पाया होता है। तो उसको किस चीज में दिक्कत होती है? जो भी फिजिकल टास्क वगैरह होते हैं, खेलने में, कूदने में, फिजिकल चीजों में पार्टिसिपेट करने में, दौड़ने में, भागने में, तो इन सब चीजों में उसको दिक्कतें आती है। कौन सा बच्चा? जो डिस्प्लेक्सिया, गत्यात्मक वैकल्य से प्रभावित है। ठीक है, इसका कारण क्या है? कॉजेस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में ये वाली लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है? न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, मतलब कि एक जो पर्टिकुलर पॉइंट था माइंड का जहां पर ये वाला डेवलपमेंटल चीज हो जाना चाहिए था, वो चीज नहीं हुई, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है। दूसरा कारण इसका आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों ही हो सकता है। बचपन में अगर बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मोटर जो एक्टिविटीज होती हैं या फिजिकल एक्टिविटीज है, वो अगर उसको ज्यादा करने को नहीं मिलती हैं, ज्यादा खेलना कूदना या फिर ऐसी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं अगर उसको करने को नहीं मिलती हैं, तो फिर बच्चे की जो मोटर स्किल्स है वो ठीक तरीके से ना डेवलप हो पाती हैं, ना मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से उसका बन पाता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के अलावा हेरिडिटी, आनुवंशिकता के साथ वो चीज आई है तो बात अलग है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर से आई है तो इसका मतलब है कि उसको पर्टिकुलर स्टेज में ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करने का मौका नहीं मिला है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, तो इसकी वजह से भी डिस्प्लेक्सिया की लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में हो सकती है। ऐसे बच्चे में हैंड राइटिंग की भी दिक्कत होगी। हैंड राइटिंग किससे हो गया? फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड हो गया, जो सूक्ष्म गत्यात्मक क्षमता है उससे संबंधित हो गया, तो हैंड राइटिंग में उसको दिक्कत होगी। ड्राइंग भी आपकी फाइन मोटर स्किल्स में भी आती है, और ये आपका मोटर का ही है जो डिसऑर्डर चल रहा है, गतियों से रिलेटेड ही जो दिक्कतें हैं वो सारी लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्प्लेक्सिया में आती है। तो ड्राइंग, हैंड राइटिंग जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें उसको दिक्कत आएगी। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल्स में दिक्कत है। जो आपकी ये लार्ज मसल्स हैं, उन लार्ज मसल्स का माइंड के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं है, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करें, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दें फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, और ऐसी चीजें उनसे करवाएं जहां पर कोऑर्डिनेशन हो माइंड और मसल्स का ठीक तरीके से कर पाए। जैसे कि आप एक कोई फिगर दे दीजिए, उनसे कहिए इसको आपको बनाना है, कोई आर्ट की चीज दे दीजिए, उनसे कह दीजिए इसको बनाना है, तो उनका ब्रेन काम करेगा उसको देखने में, उनकी मसल्स काम करेंगी उसको बनाने में, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन है वो ठीक तरीके से हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज करवाइए, समन्वयन वाली जो गतिविधियां हैं उनको करवाइए। इसके अलावा जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा करने का मौका दीजिए। तो ये था आपका डिस्प्लेक्सिया, गत्यात्मक वैकल्य, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसिया। ये किससे संबंधित होता है? ये भाषा से संबंधित होता है, भाषा से संबंधित होती है। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि LSRW ये चारों तरीके की स्किल्स कौन से लर्निंग डिसेबिलिटी में पाई जाती है? LSRW मतलब लर्निंग, स्पीकिंग और आपका रीडिंग, राइटिंग, ये चारों चीज की जो डिसेबिलिटीज हैं, ये चारों तरीके की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, वो कौन से उससे होती है? डिस्प्लेक्सिया या फिर भाषा वैकल्य से संबंधित होती है। ये लैंग्वेज और स्पीच दोनों को प्रभावित करती है। बच्चा लिखने में भी दिक्कत करता है, बोलने में भी दिक्कत करता है, सामने वाला कोई बात बोल रहा हो तो उसको समझने में भी दिक्कत करता है, उसको कॉम्प्रिहेंड करने में भी दिक्कत करता है, इंटरप्रेट करने में भी उसको दिक्कत होती है। तो भाषा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित, जितने भी प्रकार हैं भाषा से रिलेटेड स्किल्स होती है वो सबकी सब प्रभावित होती है डिस्फेजिया या फिर भाषा वैकल्य से। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ब्रेन इंजरी की वजह से होता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से होता है, या फिर डेवलपमेंटल डिले की वजह से होता है। डेवलपमेंटल डिले ये आपका था, जो डिस्प्लेक्सिया है वो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब उस एज में वो चीज आ जानी चाहिए थी, अब नहीं आई है, तो उसको मोस्टली टाइम तक वो दिक्कत हो सकती है अगर उसको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस ना करवाई जाए। ये है जो कि है डेवलपमेंटल डिले, मतलब कि जिस एज में उसका माइंड का वो वाला पॉइंट डेवलप कर जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, मतलब कि विकासात्मक डिले हो गया।
ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से बच्चों में भी डिस्फेजिया की लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है। ऐसे बच्चों को किन किन चीजों में दिक्कत आती है? सेंटेंस को बनाने में दिक्कत आती है। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो भी वो नहीं बोल पाते हैं। सामने वाला कोई भी चीज अगर बोल रहा है तो उस भाषा को समझने में उनको दिक्कत आती है कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। वो जो बोलते भी हैं तो स्पीकिंग के टाइम पे जो उनके सेंटेंसेस होते हैं वो या तो एक दो वर्ड्स में होते हैं या तो मोस्टली कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये होता है आपका डिस्फेजिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एडीएचडी। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बच्चा, जिस बच्चे के अंदर एडीएचडी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर उसके अंदर पाया जाता है। मतलब नॉर्मली बच्चे किसी सिचुएशन में जो उनका रिएक्शन होता है, जो उनका बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है इन बच्चों से। ये बच्चे जहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी करनी चाहिए वहाँ पे इनका पहली चीज़ तो इनअटेंशन रहेगा। मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देर तक फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक्टिविटी इनकी हाथ पैर या फिर आंखें पैर ये सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये हाइपर एक्टिव रहते हैं। इनका हाथ पैर किसी ना किसी काम में इंगेज ही रहता है। इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है इनका, मतलब कि कोई भी काम करेंगे तो ये पूरे आवेग के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ या फिर पूरी स्पीड के साथ करते हैं। तो पहली चीज क्या हो गई कि पुअर अटेंशन होता है हर एक सिचुएशन में इनका, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। अगर रूल्स और रेगुलेशंस वाली बात आए तो वहां पर इनको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने में दिक्कत आती है, कठिनाई होती है। किसकी वजह से होता है? ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। दोनों आपका ऑप्शन है, दोनों सही होगा। अगर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाएगा तो वो भी एडीएचडी है, अगर बिहेवियरल डिसऑर्डर बोला जाएगा तो भी आपका एडीएचडी होगा। तो ये कीवर्ड्स बस केवल इसमें ध्यान रखिए। इनअटेंशन, ध्यान देने में इनको दिक्कत होती है। हाइपर एक्टिव होते हैं, हाथ पैर इनमें कोई ना कोई एक्टिविटी ये करते ही रहते हैं। इंपल्सिव बिहेवियर होता है इनका, पूरे आवेग के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो करते हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और इनको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये होता है एडीएचडी वाले बच्चे। नेक्स्ट है एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इनको सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत होती है, मतलब कि समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया करने में, बातचीत करने में इनको दिक्कत होती है, बोलने में इनको दिक्कत होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में भी इनको दिक्कत होती है। और ये इनका जो इफेक्ट है, एएसडी का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, और कितनी तेजी से किसी बच्चे में कितना ज्यादा है, ये चीजें हर एक बच्चे में अलग अलग होती हैं। किसी में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब जितना ब्रेन का जो लॉस है या फिर डैमेज है जितना ज्यादा हुआ है उतना ज्यादा इनका इफेक्ट या फिर सेवेरिटी उस बच्चे में दिखाई पड़ेगी। तो हर एक पर्सन में जो एएसडी का इफेक्ट है और सेवेरिटी है वो अलग अलग देखी जाती है। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है ओसीडी, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब कि मनोग्रसित बाध्यता विकार। इसमें आप अपने विचारों को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं होते हो। मतलब कि जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है वो इतने ज्यादा हाइपर लेवल पे होते हैं कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। या तो ये आपको इमेजिनेशन या फिर इमेजेस के फॉर्म में दिखती हैं, या तो ये आपको थॉट्स के फॉर्म में दिखती हैं। जैसे कि ऐसे लोगों का एक कॉमन है कि उनको बहुत ज़्यादा सफाई की आदत होती है। तो सफाई की आदत इसलिए होती है क्योंकि उनकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं इस पर कोई जर्म्स ना हो, कहीं कोई बैक्टीरिया ना हो, कहीं से कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं से डेथ ना हो जाए। तो ये सारी थिंकिंग इनके माइंड में लगातार चलती रहती है, जिससे कि ये परेशान रहते हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसी की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी देखी जाती है, जो लोग ओसीडी से ग्रसित होते हैं। तो ये आपका था ओसीडी, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी पहले बोला जाता था। मेंटल रिटार्डेशन को ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता था, लेकिन बाद में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को अलग, लर्निंग डिसेबिलिटी बोल दिया गया और मेंटल रिटार्डेशन को अलग। नाम से पता चल रहा है रिटार्डेशन, मंदता, मतलब कि स्लो, स्पीड की कमी। किस चीज में? जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ब्रेन की। एज वाइज जन्म के बाद, बर्थ से ही लेकर के जब तक लाइफ है, आपका मेनली जो है
वो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक 90% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो होता है, ये आपको पता है। जो मस्तिष्क का विकास है वो लगभग 75 से 90% आपका 6 साल की उम्र में हो जाता है और 75% आपका 3 साल तक हो जाता है। तो जो ये स्पीड होती है माइंड की ग्रोथ होने की, माइंड की वृद्धि होने की और माइंड के विकास होने की, विकसित होने की, या फिर माइंड के काम करने की, फंक्शनिंग करने की, वो मंद हो जाती है किसमें? मेंटल रिटार्डेशन में। ठीक है। मेंटल इंडिविजुअल कैपेसिटीज में जब दिक्कत आती या फिर किसी भी व्यक्ति के मानसिक क्षमताओं में, चाहे वो ग्रोथ को लेकर के हो, ब्रेन की ग्रोथ से लेकर के हो, चाहे ब्रेन के डेवलपमेंट से लेकर के हो, चाहे ब्रेन के फंक्शनिंग से लेकर के हो, तो ये सब जो स्लो पड़ जाती है तो इसी को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। जो बच्चा मेंटल रिटार्डेड होता है उसका आईक्यू 20 से कम या फिर 70 तक होता है। मतलब कि 20 से लेकर के 25 या फिर स्टार्टिंग 20 से होती है तो उनका जो आईक्यू होगा वो 20 से 70 के बीच में होगा। मतलब कि उनकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। जिसका आईक्यू जितना ज़्यादा होगा उसका क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज में जो डिफरेंस है वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर 4 रेंज है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं। अब क्योंकि आईक्यू तो सबका अलग है तो सबको एक ही रेंज में तो नहीं रखा जा सकता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया है कि इसकी 4 रेंज होती है। पहला होता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जो कि 50 से लेकर के 55 तक शुरुआत होती है उनके आईक्यू की, और 50-55 से लेकर के 70 तक का आईक्यू पाया जाता है जो माइल्ड रेंज में मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका। दूसरा है मॉडरेट रेंज में आते हैं जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे, उनका 35 से 40 से लेकर के उनका आईक्यू शुरू होता है और 50-55 तक का आईक्यू उनमें देखा जाता है। जो सेवर या फिर गंभीर रूप से मेंटली रिटार्डेड होते हैं उन बच्चों में जो मेंटल आईक्यू होता है उनका वो 20-25 से लेकर के 35 से 40 तक का आईक्यू इन बच्चों में पाया जाता है। फिर है प्रोफाउंड, ये सबसे ज्यादा गहरा, सबसे मतलब कि क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। जो प्रोफाउंड लेवल पर मेंटली रिटार्डेड होते हैं तो उनका जो आईक्यू है वो 20-25 से नीचे लेकर के 30 से 35 से 40 तक का आईक्यू पाया जाता है। ठीक है, बिलो 20 से 25 ये रहेगा इसमें। ठीक है, ये आपका है। तो 4 रेंज होती है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की या मानसिक मंदता वाले चिल्ड्रंस में। तो ये था आपका जो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो। एक आपका ए और है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी ये भी एक तरीके की मोटर डिसेबिलिटी होती है। जिसका ब्रेन जितना ज्यादा डैमेज रहेगा उनमें उतनी ज्यादा मोटर डिसेबिलिटी देखी जाएगी। तो ये होता है सेरेब्रल पाल्सी। और आपका विजुअल इंपेयरमेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है जिन बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनको विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड्स कहा जाता है। हियरिंग इंपेयरमेंट होता है, हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब कि ऐसे बच्चे जिनको की सुनने में दिक्कत आती है। तो सुनने से रिलेटेड जिन बच्चों में बाध्यता पाई जाती है वो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं। ये आपकी जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज थी वो आज आपकी कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।